नमस्कार बच्चों। आज प्रिय छात्राओं, आज के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम आज सेनापति की जो पहली 2 व्याख्याएं हैं उसके आगे बढ़ती हुई अगली 2 व्याख्याएं इस वीडियो में संकलित कर रहे हैं। आप इन दोनों व्याख्याओं से आप आगे की व्याख्याओं का अर्थ समझ सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं। कालिंदी की धार निर्धार है अधर, गन अली के धरत जान निकाई के न लेस हैं। कालिंदी यमुना, धार निर्धार यानी बिना किसी सहारे के, निराधार, बिना किसी आधार के, यानी ऊपर आकाश से बिना किसी सहारे के अधर में लटकी हुई सी। गन अली, गन समूह, अली भंवरा, निकाई लावण्य सौंदर्य, लेश तनिक भी। यहाँ पर जो नीचे नायिका के लिखा हुआ है सबसे अंतिम पंक्ति में तेरे केस हैं, तो नायिका के बालों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। यह पद नायिका के नख सिख श्रृंगार वर्णन से चित्रित है। यहाँ सेनापति कवि नायिका के सुंदर बालों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे नायिका, तुम्हारे बाल इतने घने और सुंदर हैं जैसे कि मानो आकाश से यमुना नदी बिना किसी सहारे के, बिना किसी आधार के गिर रही हो, लटक रही हो। ऐसे तुम्हारे बाल तुम्हारे सिर पर सुशोभित हो रहे हैं और इतने अधिक चिकने और आकर्षक हैं जैसे भंवरों के समूह भी तुम्हारे बालों के जैसे सौंदर्य का लेश मात्र भी, तनिक मात्र भी वैसा लावण्य वो नहीं धारण करते हैं। अर्थात नायिका के बाल भंवरों के समूह की चिकनाई और उनके आकर्षण से भी अधिक नायिका के बालों का कालापन, उनका चिकनापन, लावण्यता अधिक है। यानी भंवरे भी नायिका के बालों के समानता नहीं कर पा रहे हैं। जीते अहिराज कि इन बालों के सौंदर्य ने सांपों के राजा अर्थात शेषनाग को भी जीत लिया है। अर्थात शेषनाग भी इन बालों के सौंदर्य के सामने फीके हैं। खंडी डारे हैं शिखंडी, शिखंडी जो मोर पंख होते हैं, मोर पंख की जो पूंछ होती है उसका पंख, उसको भी इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। मोर पंखों को भी शिखंडी, उसके जो पीछे की पूंछ है उसको भी टुकड़े टुकड़े कर डाला। अर्थात वो भी इन बालों के सामने सुंदर नहीं है। घन यानी बादल, कि बादल भी शिखंडी, घन, घन माने समूह है। इस समूह को भी मोर के पूंछ के समूह की सुंदरता को भी इसने खंड खंड कर दिया है। इंद्रनील कीर्ति कराई नहीं ए सहे। इंद्रनील नीलमणि, कीर्ति यश, कराई कालिमा, कि जो नीलमणि है उसकी जो कालिमा का यश है कि वह भी इन नायिका के बालों के सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकता, वह भी इस नायिका के सौंदर्य को सहन नहीं कर सकता। इतने सुंदर इस नायिका के बाल हैं। एडिन लगत सेनापति कहते हैं कि इस नायिका के बाल एड़ियों तक लगने वाले हैं। अर्थात इतने लंबे हैं कि लंबाई में एड़ियों को भी छू रहे हैं। हिय के करश कर हर्ष कर देखत हरत रतिकंत के कलेश हैं। हिय हृदय, हर्ष कर प्रसन्नता से, हरत दूर कर देते हैं, रतिकंत रति का पति अर्थात कामदेव, कि इतने सुंदर बाल हैं इस नायिका के कि हृदय में आनंद उत्पन्न करने वाले हैं। अर्थात जो भी कोई इन बालों की तरफ देखता है उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है और देखते ही ये बाल इतने सुंदर हैं कि जो कामदेव से उत्पन्न होने वाले कष्ट हैं उन कष्टों को भी दूर कर देते हैं, अर्थात
प्रसन्न भाव पैदा कर देते हैं। चीकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लछारे सटकारे तेरे केस हैं। कि हे नायिका, तुम्हारे बाल बहुत ही चिकने, बहुत ही घने और अंधेरे से भी अधिक काले हैं, और ये लच्छेदार यानी घुंघराले, ये घुंघराले लच्छेदार और सीधे बालों, सीधे सटक बाल तुम्हारे बहुत ही अधिक, लसत माने सुशोभित होना, बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। यह पद भी नायिका के सौंदर्य का चित्रण करने वाला है। यहाँ भी श्रृंगार चित्रण हुआ है नायिका का। यहाँ नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, सोहे संग आली रही रत्तिहु के उरसाली, जोबन गरूर चाल चलती दुरद की। यानी आली मानी सखी, सोहे सुशोभित हो रही है, रति जो कामदेव की पत्नी है, उर हृदय साली कष्ट देना, गरूर घमंड, दुरद हाथी। कि वह नायक, सेनापति कह रहे हैं कि वह नायिका अपनी सखियों के साथ में बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही है, और उस इतनी सुंदर है वह नायिका कि उसके सौंदर्य को देख करके तो स्वयं कामदेव की पत्नी का हृदय भी कष्ट में डूब जाता है। यानी उस कामदेव की पत्नी रति को भी कष्ट होने लगता है। वह नायिका यौवन के मद में, यौवन के घमंड में ऐसे चाल चलती है, ऐसे मंद मंद चलती है कि उसकी मंद मंद चाल के सामने तो हाथी की भी चाल फीकी पड़ जाती है। उसकी चाल भी मंद अच्छी नहीं लगती, हाथी की भांति मंद मंद चाल चलने वाली है यौवन के घमंड में। यहाँ पर इसका यह अर्थ है। कहे मुस्कात बात फूल से झरत जात, कि जब वह नायिका बात करती है, मुस्कुरा कर जब जब वह बात करती है, बोलती है, तो उस नायिका के मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जैसे मानो फूल ही झड़ रहे हों। सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की। सेनापति कवि कह रहे हैं कि वह नायिका इतनी सुंदर है, इतनी प्रसन्नचित्त है कि उस नायिका से चारों तरफ प्रसन्नता ऐसे बिखर जाती है जैसे मानो शरदकालीन चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ बिखरी पड़ी हो। छाई रही भर पूरी पहिरे कपूर धूरी, नागरी अमर मुरी मदन दरद की। कपूर धूरी, कपूर की धूल, कि वह नायिका अपनी सखियों के समूह में पूरी तरह से छाई रहती है और उसके शरीर पर कपूर की धूल यानी कपूर का पाउडर उसने अपने शरीर पर लगा रखा है। नागरी मानी चतुर, अमर मूरी अमर कर देने वाली जड़ी बूटी की जैसी, मदन कामदेव, कि वह नायिका, वह चतुर नागरी चतुर स्त्री, वह सुंदर नायिका ऐसी लग रही है कि वह कामदेव की पीड़ा को भी दूर करने वाली अमर जड़ी की भांति है। यानी कि उस नायिका को देख करके कामदेव से जो काम भाव से उत्पन्न होने वाले कष्ट हैं, वो सारे कष्ट भी मानो दूर हो जाते हैं। वह कोई औषधि नहीं है बच्चों, वह इतनी सुंदर है कि उसको देख करके जो भी दर्शक, जो भी उसको देखता है, नायक या दर्शक, उसका मन प्रसन्न हो जाता है, और जब मन प्रसन्न हो जाता है तो सारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो वह कामदेव से उत्पन्न होने वाले जो कष्ट हैं उन सबको भी दूर करने वाली है। मुख मृग लंछन सो, मृग लंछन चंद्रमा, कि उस नायिका का मुख चंद्रमा की भांति है। सो सी आ रहा है, तो आप जानते हैं यहाँ उपमा अलंकार हो रहा है सब जगह। कटी मृगराज किसी, कटी कमर, मृगराज सिंह, कि उस नायिका की कमर शेर की जैसे, सिंह की जैसे पतली है। मृग के से दृग, और उस नायिका की आँखें हिरण की जैसी हैं। भाल बेंदी मृग मद की, भाल मानी मस्तक, मृग मद मानी कस्तूरी,
और उस नायिका ने अपने माथे पर कस्तूरी का तिलक लगा रखा है, बिंदी लगा रखी है। तो इसमें पद में नायिका का नखशिख वर्णन हुआ है। यहाँ उपमान, अनुप्रास, यमक, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है।